तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कोरोना काल हम सब ने देखा। पिछले करीब 2 साल से हम लोग कोरोना के अलग अलग हालात से निपटते आए। कोरोना ने हमारे जीने का ढंग बदल दिया, मरने का तरीका बदल दिया, मरने के बाद की रस्में बदल डाली। अर्थियाँ नहीं मिल रही हैं, शमशान में जगह नहीं थी, लाशों को कांधा देने वाला कोई नहीं था, कफन तक के जो हुलिये थे वो बदल गए। कोरोना के मरीजों को पीपीई किट पहना कर या तो शमशान ले जाया गया या कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो हर चीज़ बदली। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, ख़ासतौर पर अभी इस दूसरी लहर के दौरान करीब 2 महीने में जिस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना की तबाही आई और कोरोना की वजह से लोगों की जानें गई। अजीब अजीब मंजर था, अजीब सी तस्वीरें थी। शमशानों में 2-2 दिन तक की वेटिंग लिस्ट थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। यूपी में तस्वीरें देखी होगी आपने, लोगों ने नदियों में लाशें बहानी शुरू कर दी, नदी किनारे रेत में उसको दफनानी शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें दिल को बेचैन करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन इसी कोरोना में जब ये सारी तस्वीरें आ रही थी और लगभग हम सभी का एक तरह से कलेजा फट रहा था इनको देखकर, इसी देश के एक शहर में कुछ लोग इसमें एक मौका ढूंढ रहे थे। मौका क्राइम करने का, मौका उस क्राइम को छुपाने का, मौका अपनी साजिश को दबाने का, मौका लाश को ठिकाने लगाने का। शायद ऐसी कहानियाँ बड़ी कम मिलती हैं, अफसोसनाक कहानियाँ, जिसमें इस तरीके की चीज़ें किसी के दिमाग से निकलती हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपने कभी सुना है कि किसी कातिल ने कत्ल के बाद लाश को वो खुद लेकर शमशान जाए, उसका अंतिम संस्कार करे, अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां चुनने के नाम पर खुद जाए, सबूत को मिटा दे, खुद पीपीई किट पहन कर जाए, लाश को भी पीपीई किट पहनाए ताकि आसपास जो लोग हैं उनको शक न हो, लगे कि ये कोरोना का मरीज़ है। और जैसे ही पता चलता है कि ये कोरोना का मरीज़ है या कोरोना से मौत हुई है, तो आम इंसान तो वैसे ही दूर भागता है। तो फिर शक की गुंजाइश भी नहीं, पकड़े जाने का खतरा भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ हुआ इस कहानी में। ये कहानी आगरा की है, दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है, ताज नगरी। आगरा में एक सरकारी ठेकेदार और एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक अपने परिवार के साथ रहते। उनका बेटा, जिसका नाम सचिन, 23 साल की उम्र, सचिन चौहान, अच्छा खासा इनका बिजनेस धंधा, ठीक ठाक पैसे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 21 जून, यही अभी करीब 8 दिन पहले की बात है, आज 29 जून है। 21 जून को सचिन चौहान के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे, वो घर पर था। घर पे माँ भी थी, पिता उसके बाहर गए हुए थे। फ़ोन उठाने के बाद वो बात करता है कुछ देर के लिए और फ़ोन रख देता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी आया, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। और उसके बाद वो घर से निकल जाता है, दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास। थोड़ी देर के बाद माँ को लगता है कि अब उसे आ जाना चाहिए, बट वो आए नहीं। फिर लगता है कि दोस्तों के साथ होगा। शाम हो जाती है। शाम को माँ फ़ोन करती है, फ़ोन को पिक नहीं करता। थोड़ा वक्त और गुजर जाता है, रात हो जाती है। रात को फिर माँ फ़ोन करती है, लेकिन इस बार जब रात को फ़ोन करती है तो सचिन की जगह पे उसका मोबाइल कोई और उठाता है और पूछती है माँ कि कहाँ है सचिन, घर क्यों नहीं आया। तो कहती है वो दोस्तों के साथ है। तो बोलती है कि बात तो कराओ। तो बताता है कि नहीं आंटी, उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है तो शायद नशे में है, लेकिन अभी पहुंच जाएगा। इस वक्त वो नोएडा में है। अब माँ परेशान हो जाती कि वो तो कहकर घर से निकला और घर के कपड़े में ही निकला, कि वो अभी इधर लौट कर आ रहा है और अब ये दोस्त बता रहा है कि ये नोएडा में है। तो ये नोएडा क्यों गया, घर में बताया भी नहीं, किसी काम से गया। और नोएडा आगरा से करीब मान कर चलिए कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो माँ परेशान हो जाती है, लेकिन सामने वाले ने जब फ़ोन उठा के दिलासा दिया कि वो नोएडा में आ जाएगा, तो फिर माँ फ़ोन रखती है। फिर अपने पति को बताती है कि अभी तक जो सचिन है वो लौटा नहीं है। उसके फादर तमाम दोस्तों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कुछ जानकारी सचिन की, कोई कुछ बताता नहीं है। और इस तरह से वक्त बीतता जाता है। रात भर इसे ढूंढते हैं, रात भर वो मिलता नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सचिन के घर वाले जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं गुमशुदगी की, और वो सारी डिटेल बताते हैं कि किस तरीके से वो फ़ोन आया, उसके बाद घर से निकला। फिर लास्ट में एक कॉल, जब फ़ोन उठाया
और उस बंदे ने कहा कि वो तो नोएडा में है। चूँकि एक बड़े व्यापारी के बेटे का मामला था, पुलिस ने भी फ़ौरन इसमें अपनी तेज़ी दिखाई और मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन सुमित का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त बीतता जा रहा था। इसके बाद इस मामले की जांच वहाँ की स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप है आगरा की, उसको दे दी गई कि भैया आप इसकी जांच कीजिए। पुलिस जांच करती रही, लेकिन सुमित का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, सचिन का। माँ बाप भी परेशान, घर पे कोई फिरौती का फ़ोन भी नहीं आया कि लगे कि किडनैपिंग हो गई है, और पुलिस उधर लगी हुई है। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से एक इशारा मिलता है। हर लोकल पुलिस की अपनी एक मुखबिरों की एक नेटवर्क होती है, लाइन होती है। तो मुखबिर बताता है कि ये कांड जो है, ये जो मामला है, उसके जो शब्द थे वो ये थे कि ये अपने सचिन के दोस्तों का है, तो आप सचिन के दोस्तों पे नज़र रखिए, आपको सचिन का पता मिल जाएगा। मुखबिर ने पुलिस को इतना इशारा दिया। अब पुलिस ने सचिन के दोस्तों को ज़ीरो इन करना शुरू किया, उसकी लिस्ट बनाई, कौन कौन से दोस्त हैं, घर वालों से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, तो कुछ नाम सामने आए। नाम जब सामने आए तो इसके बाद पुलिस ने अब उन दोस्तों पे नज़र रखनी शुरू की। इत्तेफाक से उनमें से एक दोस्त हर्ष खन्ना, सचिन का दोस्त था। बात संडे की है, 27। सचिन को गायब हुए अभी तक करीब 6 दिन हो चुके थे और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो हर्ष खन्ना 6 दिन के बाद संडे की शाम को, पुलिस बाकी दोस्तों पे नज़र रख रही थी, उस पर भी नज़र रखी कि उसी कोई एक्टिविटीज़ देखते हैं। उसने देखा कि वो शाम के वक्त एक मोबाइल शॉप पे पहुंचता है। पुलिस तब तक उसे नहीं पकड़ती, मोबाइल में जाता है, कुछ सिम खरीदने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सिम खरीद रहा होता तब पुलिस टीम पहुंच जाती है और हर्ष को दबोच लेती है। इसके बाद पूछती है कि तुम ये सिम क्यों खरीद रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी मोबाइल है, फिर ख़रीदने क्यों है। तो पहले इधर उधर की बातें घुमाता है वो हर्ष, फिर पुलिस उसे अपने साथ ले आती है। उसके बाद अब सीधे सीधे पूछती है कि सचिन का पता बताओ कि वो कहाँ है। वो कहता है मुझे कोई नहीं मालूम, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस अपना जो उनका एक स्टाइल होता है वो दिखाते हैं, टॉर्चर करते हैं। और हर्ष चूँकि पेशेवर क्रिमिनल भी नहीं था, एक अच्छे खासे परिवार से था, वो फ़ौरन टूट जाता है और फिर पुलिस को पूरी कहानी बताता है। और जो पूरी कहानी थी वो कुछ यूँ थी। कहानी ये थी कि हर्ष से सचिन ने करीब 40 लाख रुपए अलग अलग वक्त में लिए थे और बाद में वो उसके पैसे मांग रहा था, वो उसे पैसे लौटा नहीं रहा था। हर्ष को ये पता था कि सचिन के माँ बाप के पास काफ़ी पैसे हैं। उधर पैसे जब 40 लाख मिले नहीं तो एक रोज़ अचानक उसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना सचिन का किडनैप कर लिया जाए और इसके बाद 2 करोड़ रुपए रैंसम मांगी जाए। 2 करोड़ में से उसके 40 लाख मिल जाएंगे और बाकी आपस में बांट लेंगे। तो इसके लिए फिर उसने 4 दोस्तों को अपने साथ मिलाया, हर्ष चौहान, हैप्पी खन्ना, रिंकू और मनोज बंसल। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी प्लानिंग है और माँ बाप इसके बहुत डरपोक हैं। जैसे ही पता चलेगा कि बेटा का किडनैप हो गया, वो कोई भी रकम देने को तैयार होंगे। जो उसके दोस्त थे सभी नौजवान थे, कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। उनको ये आइडिया पसंद आ गया, उन्होंने कहा ठीक है। अब इनमें से एक हैप्पी खन्ना था। हैप्पी खन्ना कायदे से सचिन का रिलेटिव लगता है, शायद कज़न। तो हैप्पी खन्ना ने कहा कि ठीक है, उसको यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, दोनों के कॉमन फ्रेंड भी थे इनमें से कुछ। इसके बाद हैप्पी खन्ना ही सचिन को बुलाता है 21 तारीख को दोपहर के 3:30 बजे फ़ोन करता है और उसके बाद आगरा में ही एक जगह है जहाँ पे एक वाटर पार्क टाइप का था जो बंद है, उसका नाम है अपर्णा जल संयंत्र। तो इस बंद पड़े वाटर फैक्ट्री में वो सचिन को बुलाता है 21 जून की दोपहर को। वहाँ आने के बाद ऑलरेडी उसके सारे जो दोस्त थे, रिंकू, मनोज, हर्ष, ये मौजूद थे। इसके बाद ये लोग सचिन को ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। सचिन उनके साथ ड्रिंक करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन सब की बातचीत और उनके हाव भाव को देखते हुए सचिन को कुछ डाउट हो जाता है कि इनका इरादा ठीक नहीं है। और इसी डाउट को देखते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बहाना करके कि मैं अभी आया, कुछ ज़रूरी काम है।
लेकिन उन दोस्तों को भी ये शक हो जाता है कि सचिन को शक हो चुका है कि हमारा इरादा ठीक नहीं है। अब तक जो उनकी प्लानिंग थी वो सारी प्लानिंग उनको फ़ौरन बदलनी पड़ी। इसके बाद उन्हें लगा कि अब इसे शक हो गया है, तो उन्होंने फिर अचानक ये तय किया कि सचिन को इसी वक्त मार डालते हैं। फिर उन्होंने सचिन के नाक और मुंह पे टेप लगाया, हाथ बांधे और प्लास्टिक से उसका पूरा चेहरा ढक दिया और उसके बाद सांस वो ले नहीं पाया, गला घोंटा, सचिन की मौत हो गई। सचिन की मौत होने के बाद इन लोगों ने अपना ड्रिंक ख़त्म किया और अब आगे का सोचने लगे कि क्या करना है। फिर भी उनका ये था कि अब सचिन की मौत हुई है, लेकिन हम ये सिर्फ 4 जानते हैं, इसके घर वाले नहीं जानते, इसलिए हमारा पहला जो काम है, शुरुआत जो की थी वो पूरा करेंगे, और वो ये कि सचिन के नाम पे 2 करोड़ रुपए रैंसम जो फिरौती है वो उसके पिता से मांगेंगे। बात तय हो गई कि ठीक है मांगेंगे, लेकिन ये हुआ कि अब इसकी मौत की जानकारी तो अभी तक किसी को है नहीं, इन्हीं 4 दोस्तों को है। तो अब लाश का क्या करें, क्योंकि अगर लाश मिल गई, लाश पकड़ा गई तो फिर वो 2 करोड़ भी नहीं मिलेंगे और दूसरा कि हम सब भी फंस जाएंगे। तभी इनके जहन में वो सारी तस्वीरें जो हाल के वक्त में कोरोना ने पूरे देश को दिखाई वो कौंध गई, और इनके एक जो इनमें से दोस्त था, हैप्पी खन्ना, जो कज़न था सचिन का, उसने अपने दोस्तों को आइडिया दिया। उसने कहा क्यों ना हम इस लाश को कोरोना का पेशेंट बना दें और कहीं फेंकने की बजाय, कहीं गाड़ने की बजाय, कहीं इधर उधर ले जाने की बजाय, लोगों को डाउट होगा, सीधे सीधे इसको हम लोग शमशान में ले जाकर जला देते। सारे दोस्तों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इसी के बाद ये लोग शहर के एक केमिकल शॉप पे जाते हैं। आगरा में एक कमला नगर इलाका है जहाँ पे दिलीप मेडिकल हॉल है। दिलीप मेडिकल हॉल में जाने के बाद ये वहाँ से ये बताते हैं कि हमारे एक रिलेटिव की कोरोना से डेथ हो गई है और उसके अंतिम संस्कार के लिए पीपीई किट चाहिए, और चूँकि अंतिम संस्कार में अकेला तो वो जाएगा नहीं, 4 लोग तो कम से कम शामिल होंगे, तो उन 4 लोगों के लिए भी पीपीई किट चाहिए। तो अंतिम संस्कार की पूरी कहानी गढ़ी गई। अब यहाँ पे ये था कि अगर वो सही नाम बता देता कि किसकी मौत हुई है तो भी पकड़ा जाना था, तो इन्होंने एक फेक नाम बताया, मेडिकल स्टोर में लिखा है पीपीई किट खरीदते वक्त, और कहा कि एक रवि शर्मा नाम का यंग लड़का है जिसकी डेथ हुई कोरोना से, और अभी अभी हुई है। चूँकि उस वक्त पीपीई किट, कोरोना से मौत, ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं थी। अकेले आगरा में 4000 से ज़्यादा करीब, रिकॉर्ड या अन रिकॉर्ड पे आप बोलें, मौत हो चुकी कोरोना की वजह से। तो वहाँ पे इस तरह से पीपीई किट खरीदना, अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे ले जाना, ये सिर्फ आगरा नहीं पूरे देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं रह गई थी, क्योंकि लगातार हर दिन लाशें इसी हिसाब से आ रही थी। तो मेडिकल स्टोर ने वो 5 पीपीई किट दे दी। ये 5 पीपीई किट लेकर पहुँचते हैं वापस उसी वाटर बंद पड़े जो पार्क में, और वहाँ ले जाकर सबसे पहले सचिन को पीपीई किट पहनाते हैं, उसकी बॉडी को पैक करते हैं, फिर चारों खुद पहनते हैं और फिर उस बॉडी को अर्थी पे डालते हैं, उसका भी इंतज़ाम किया। और वहाँ से अब ये लोग आगरा में एक यमुना के किनारे है बालकेश्वर घाट। ये आगरा में जितने शमशान हैं उसमें शायद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शमशान है, और इन्हें मालूम था कि वहाँ पे कोरोना के पेशेंट आते हैं। ये भी सारी जानकारी थी, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से मौत हो रही थी, लगभग ऐसा कोई इलाका मोहल्ला नहीं था जहाँ से कभी अर्थी या जनाजा ना उठाओ। तो सबको पता था कि कौन कहाँ किसको ले जा रहे हैं, किस कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, किस शमशान में ले जा रहे हैं। तो इन चारों को भी मालूम था बालकेश्वर घाट में कोरोना के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इसी के बाद पीपीई किट पहनकर चारों, लाश को भी पीपीई किट पहनाया। अब बालकेश्वर घाट पहुँचते, बालकेश्वर शमशान में जाकर ये वहाँ पे भी यही लिखाते हैं कि कोरोना से मौत हुई है, नाम रवि शर्मा है, और हम लोग अंतिम संस्कार के लिए आए। चूँकि उस वक्त हर शमशान में यही आलम था, कोई लाश का चेहरा देखना और बाकी चीज़ें आप भूल जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोरोना से हुई मौत का कभी पोस्टमार्टम तो होता भी नहीं है। तो शमशान में बहुत ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई थी, जो भी लाश आए, और ख़ासतौर पे कोरोना का है तो उसको जितनी मतलब जल्दी हो सके आप उसका संस्कार कर दो। तो शमशान वालों ने भी इसमें कोई वो नहीं दिखाई कि कौन है क्या है। और उसी शाम 21 जून की 7:30 के बाद ये 3:30 पे निकलता, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अगले 4 से 5 घंटे में हो रही हैं। ये ले जाकर बालकेश्वर घाट शमशान में सचिन की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं, एक कोरोना मरीज बताकर। अब ये सब कुछ हो गया,
चारों वहाँ से वापस लौट आते हैं। वापस आने के बाद अगले दिन इन्हें अचानक एहसास होता है कि हमने लाश का तो संस्कार कर दिया, लेकिन अगर कल को डीएनए वीएनए हो गया तो उस लाश से बरामद हड्डियाँ और राख हमारी पोल खोल सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को मालूम है कि फॉरेंसिक साइंस और ये सारी चीज़ें कैसे छोटी छोटी चीज़ों का पता लगा लेती हैं। तो ये भी सब पढ़े लिखे थे चूँकि लड़के, तो इन्हें एहसास हुआ। फिर उन्होंने कहा तो इन्होंने कहा कि जब हम अंतिम संस्कार के लिए गए थे तो फिर हम अस्थियाँ चुनने के लिए भी जा सकते हैं, कोई शक तो करेगा नहीं, बल्कि ज़्यादा और अच्छा होगा कि वहाँ का जो शमशान का जो भी इंचार्ज है वो कहेगा हाँ ये लोग आए थे और ये लोग अगले दिन अस्थियाँ चुनने भी आए। तो अगले दिन फिर चारों पीपी किट पहनते हैं और बालकेश्वर घाट शमशान पहुँचते हैं। शमशान पहुँचने के बाद हड्डियाँ चुनते हैं, राख उठाते हैं और ले जाकर यमुना नदी में फेंक देते हैं। अब यमुना में सारे सबूत फेंक चुके थे, लगा चारों को कि अब उनका काम हो गया। लेकिन फिर तभी उनमें से एक को याद आता है कि जब पीपी किट पहनाया था सचिन को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने से पहले, तब उसके कपड़े तो उस पीपी किट के अंदर रह गए थे, वो तो अंतिम संस्कार में साथ में चले गए, लेकिन उसका चप्पल वहीं छूट गया। क्योंकि 3:30 बजे जब उसे बुलाया था अचानक वो घर के ही कपड़ों में था और चप्पल पहने हुआ था। तो उन्हें लगा कि अगर उस वाटर पार्क में जो बंद पड़ा हुआ है वहाँ पे उसका चप्पल मिल गया तो ये भी एक सुराग हो सकता है। इसके बाद चारों कातिल वापस उस वाटर पार्क में पहुँचते हैं, उसका चप्पल उठाते हैं और उस चप्पल को ले जाकर भी नदी में फेंक देते हैं। उनके हिसाब से ये पूरा एक फुल प्रूफ एक मर्डर उन्होंने किया था, जिसमें कहीं पे कोई कोताही नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। लाश का भी अंतिम संस्कार कर दिया, अस्थियाँ भी चुन के यमुना में फेंक दी और कहीं से कोई पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एक मुखबिर की मुखबिरी ने इनके एक दोस्त को पुलिस के रेडार पे ले आए और उस दोस्त को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो फिर उसने सारी कहानी उगल दी। और उसी के बयान के बाद फिर बाद में ये चारों, हर्ष चौहान, हैप्पी खन्ना, रिंकू और मनोज बंसल, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सब इस वक्त पुलिस के कब्ज़े में है। और ख़ुद पुलिस ने जब इनकी कहानी सुनी तो हैरान थी कि कैसे एक जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इन्होंने पहले कोई क्राइम नहीं किया, अच्छे खासे सारे परिवार से हैं, लेकिन उसके बावजूद एक कत्ल और कत्ल के बाद उस साजिश की जो बुनियाद रखी, सबूत को मिटाने के लिए जो इन्होंने आइडियाज़ लाए कि कैसे इसको कोरोना का नाम दिया जाए और किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया जाए, पुलिस भी इसको सुनकर हैरान थी। तो कुल मिलाकर इस अफसोसनाक कहानी का अंत ये है कि एक 23 साल का लड़का अपने ही दोस्तों के हाथों मारा गया और वो 4 दोस्त जिनकी उम्र भी लगभग इतनी ही है, उन्होंने चूँकि एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, तो अब शायद उनका भी जो पूरा एक फ्यूचर है वो ख़राब हो गया और शायद अब उन्हें आने वाले ना मालूम कितने साल या पूरी उम्र हो सकता है जेल में काटनी पड़े। तो ये थी आगरा की एक अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।